दोस्तों, हम लोग अपने जीवन में कभी न कभी बीमार ज़रूर पड़े होंगे या हम अक्सर बीमार पड़ते भी रहते हैं और उसका इलाज कराने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमारा इलाज कर देता है और हम उस बीमारी से ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये बीमारियां हमको किन कारणों से होती हैं? दोस्तों, जितनी भी बीमारियां हमको होती हैं उसके लिए छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिनको सूक्ष्म जीव कहा जाता है, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ये सूक्ष्म जीव ही हमारे शरीर में बीमारियां पैदा करते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो सूक्ष्म जीव बहुत सारे होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई एट्सेट्रा। लेकिन आज हम जिस स्पेशल टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस करने जाएंगे, उस छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है वायरस यानी विषाणु। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक में, आज के इस वीडियो में हम इस छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको वायरस कहा जाता है के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि वायरस क्या होता है और इनके बारे में और भी विस्तार से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं वायरस शब्द का मतलब। दोस्तों, वायरस शब्द लैटिन भाषा के वायरस शब्द से बना है और जिसका मतलब होता है पॉइजन यानी विष के अणु, और इसीलिए वायरस को हिंदी में विषाणु कहा जाता है और विषाणु का मतलब होता है विष के अणु। तो वायरस शब्द लैटिन भाषा के वायरस से बना हुआ है जिसका मतलब होता है पॉइजन यानी विष के अणु। दोस्तों, वायरस एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच माना जाता है। यानी वैज्ञानिकों के द्वारा वायरस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। इसका मतलब ये हुआ कि वायरस को न तो पूरी तरह से जीवित माना गया है और न ही नॉन लिविंग यानी निर्जीव माना गया है, क्योंकि वायरस में कुछ कैरेक्टर्स तो लिविंग बींग्स के होते हैं लेकिन कुछ कैरेक्टर नॉन लिविंग के भी होते हैं। तो इसीलिए न तो इनको पूरी तरह से लिविंग माना गया है और न ही पूरी तरह से नॉन लिविंग माना गया है। तो इसलिए वायरस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग होता है। जैसे लिविंग का कैरेक्टर एक ये होता है कि वायरस जब किसी लिविंग बीइंग के अंदर एंटर कर जाता है तो अपने नंबर को बहुत तेज़ी से इंक्रीज करने लगता है और ये कैरेक्टर एक लिविंग बीइंग का होता है। लेकिन अगर वही वायरस उस लिविंग बीइंग के बॉडी से बाहर निकल जाए तो कई सालों तक ये उसी रूप में रह सकता है और ये एक कैरेक्टर है नॉन लिविंग का। ऐसे भी बहुत सारे कैरेक्टर उसके लिविंग और नॉन लिविंग के अलग अलग होते हैं। तो इसलिए साइंटिस्टों के द्वारा इसको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का एक कनेक्टिंग लिंक माना गया है। तो चलिए अब वायरस के बारे में कुछ स्पेशल फैक्ट्स, कुछ उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं। वायरस की सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है कि वायरस एसेलुलर होते हैं। इसका मतलब होता है कि वायरस की पूरी बॉडी विदाउट सेल यानी बिना किसी सेल की बनी होती है, इसीलिए वायरस को एसेलुलर कहा जाता है। इसी तरह से एक दूसरी उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि मेड अप बाय प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। इसका मतलब ये हुआ कि वायरस की पूरी बॉडी प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से ही मिलकर के बनी होती है। इन दोनों के अलावा उसमें और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं होती हैं, केवल प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से ही उसकी पूरी बॉडी बनी होती है। इसी तरह से इसका एक और मेन कैरेक्टर ये होता है स्मॉलर दैन बैक्टीरिया। इसका मतलब ये होता है कि वायरस बैक्टीरिया से भी छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसी तरह से एक और इसकी मेन प्रॉपर्टी होती है ऑब्लिगेट पैरासाइट। इसका मतलब ये हुआ कि वायरस अविकल्पी परजीवी होते हैं, यानी ये जब तक किसी लिविंग बीइंग के बॉडी में रहेंगे तभी तक ये लिविंग बीइंग की प्रॉपर्टी शो कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही ये लिविंग बीइंग के बॉडी से बाहर आएंगे तो ये लिविंग बीइंग की प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं या किसी और दूसरे लिविंग बीइंग पर ही डिपेंड रह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, यानी लिविंग बीइंग के बॉडी के बाहर इनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, ये नॉन लिविंग की तरह से बिहेव करते हैं। इसी तरह से स्टडी ऑफ वायरस इज़ नोन एज वायरोलॉजी, यानी साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम वायरस के बारे में स्टडी करते हैं, साइंस की उस ब्रांच को वायरोलॉजी कहा जाता है, जिसमें हम केवल वायरस
और वायरस से होने वाले डिफरेंट टाइप्स के डिजीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, तो साइंस की उस ब्रांच को वायरोलॉजी कहा जाता है। वायरस की प्रॉपर्टीज़ के बाद अब जानते हैं हिस्ट्री ऑफ वायरस। दोस्तों, वायरस इज डिस्कवर्ड बाय रशियन साइंटिस्ट आइवानोवस्की इन 1892 इन टोबैको प्लांट फॉर स्टडी टोबैको मोज़ैक डिजीज़। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि वायरस को सबसे पहले डिस्कवर रसिया के साइंटिस्ट आइवानोवस्की ने 1892 में किया था। ये आइवानोवस्की नामक साइंटिस्ट तंबाकू के चितैरी रोग, जिसको टोबैको मोज़ैक डिजीज़ कहा जाता है, के बारे में स्टडी कर रहे थे और उन्होंने तंबाकू की पत्तियों पर सबसे पहले TMV वायरस यानी टोबैको मोज़ैक वायरस को देखा और इस तरह से उन्होंने सबसे पहली बार वायरस को डिस्कवर किया। इसी तरह से स्टैनले ने 1935 सेपरेट TMV इन क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड गॉट नोबेल प्राइज़ इन 1946। मतलब स्टैनले ने 1935 में TMV को क्रिस्टलाइन फॉर्म में सेपरेट किया और जिस काम के लिए उनको 1946 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इसी तरह से डार्लिंगटन नामक वैज्ञानिक ने 1944 में डिस्कवर्ड दैट वायरस इज़ मेड बाय न्यूक्लियोप्रोटीन, यानी डार्लिंगटन ने 1944 में इस बात को डिस्कवर किया कि वायरस की पूरी बॉडी न्यूक्लियोप्रोटीन यानी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है। तो इस तरह से 1944 में डार्लिंगटन ने यह बताया था कि वायरस की बॉडी न्यूक्लियोप्रोटीन की बनी होती है। तो इस तरह से रशियन साइंटिस्ट आइवानोवस्की ने 1892 में वायरस को डिस्कवर किया। स्टैनले ने 1935 में TMV वायरस को सेपरेट किया था, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। और डार्लिंगटन ने 1944 में ये पता लगाया कि वायरस की पूरी बॉडी न्यूक्लियोप्रोटीन की बनी होती है। चलिए अब जानते हैं साइज ऑफ वायरस। दोस्तों, वायरस का साइज 15 मिली माइक्रोन से लेकर 210 मिली माइक्रोन के बीच में होता है। दुनिया का जो सबसे बड़ा वायरस होता है वो पॉक्स वायरस होता है, जिसका साइज़ नियरली 350 नैनोमीटर होता है। और सबसे स्मॉलेस्ट वायरस फुट एंड माउथ डिजीज़ का जो रिस्पॉन्सिबल वायरस होता है वो होता है और जिसका साइज़ नियरली 20 नैनोमीटर के बीच होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो सभी वायरस का साइज़ 15 मिली माइक्रोन से लेकर 210 मिली माइक्रोन के बीच में ही होता है और इस तरह से इनका साइज बैक्टीरिया के साइज से भी छोटा होता है। और इसीलिए बैक्टीरिया को तो सिंपल फ़िल्टर पेपर से हम फ़िल्टर कर सकते हैं, लेकिन वायरस को फ़िल्टर पेपर के द्वारा फ़िल्टर नहीं किया जा सकता है। और सबसे बड़ा वायरस पॉक्स वायरस होता है और सबसे स्मॉलेस्ट वायरस फुट एंड माउथ डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल वायरस होता है। चलिए, साइज को जानने के बाद अब जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। दोस्तों, वन पार्टिकल ऑफ वायरस इज़ नोन एज वायरियन, यानी वायरस के एक पार्टिकल को हम वेरियन कहते हैं। ईच वेरियन इज़ मेड बाय 2 पार्ट्स, यानी हर एक वेरियन 2 पार्ट से मिलकर के बना होता है, जिसमें पहला पार्ट होता है कैप्सिड और दूसरा पार्ट होता है न्यूक्लिक एसिड। तो इस तरह से देखा जाए तो जितने भी वायरस इस धरती पर मौजूद हैं उनकी की पूरी बॉडी मेनली 2 पार्ट से मिलकर के बनी होती है, जिसमें पहला पार्ट होता है कैप्सिड और दूसरा स्पेशल पार्ट होता है न्यूक्लिक एसिड। तो इन दोनों पार्ट से मिलकर के ही हर वायरस की पूरी बॉडी बनी होती है, जिसमें पहला कैप्सिड होता है और दूसरा न्यूक्लिक एसिड होता है। तो चलिए थोड़ा और अच्छे से स्ट्रक्चर ऑफ वायरस को समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि अभी आपने जाना कि वायरस की पूरी बॉडी कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर के बनी होती है, तो इनको हम स्पेशल तरीके से एक एक करके समझेंगे और चित्रों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले वायरस के स्ट्रक्चर में हम जानते हैं कि कैप्सिड क्या होता है और ये उस वायरस की बॉडी में क्या काम करता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कैप्सिड के बारे में। तो चलिए पहले जानते हैं कैप्सिड। दोस्तों, कैप्सिड इज़ द इनवेलप मेड बाय प्रोटीन, यानी कैप्सिड वायरस की बॉडी के ऊपर पाया जाने वाला एक इनवेलप यानी एक कवर होता है जो कि प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। कैप्सिड इज़ मेड बाय प्रोटीन मोनोमर्स विच इज़ नोन एज कैप्सोमियर्स, यानी
जो वायरस के बॉडी के ऊपर कवर होता है जिसको कैप्सिड कहा जाता है, वो प्रोटीन के मोनोमर्स यानी प्रोटीन की छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के बना होता है और हर एक मोनोमर्स को कैप्सोमेयर्स कहा जाता है। यानी जो उसके वायरस के बॉडी के ऊपर जो कैप्सिड होता है वो ढेर सारे कैप्सोमेयर से मिलकर के बना होता है और पूरे के पूरे कैप्सोमेयर्स उस वायरस की बॉडी के ऊपर एक कवर का काम करते हैं और उस कवर को ही कैप्सिड कहा जाता है, जो कि प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। तो चलिए अब विस्तार से इस प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। इस चित्र में आपको प्रोटीन कैप्सिड को दिखाया जा रहा है। प्रोटीन कैप्सिड उसका जो न्यूक्लिक एसिड यानी जीनोम होता है उसके चारों तरफ एक कवर बनाने का काम करता है, जिस कवर को ही प्रोटीन कैप्सिड कहा जाता है। जैसे कि इस चित्र में भी आपको प्रोटीन कैप्सिड दिखाया जा रहा है, जो कि रेड या पिंक कलर में दिखाया जा रहा है। दोस्तों, यही वो कैप्सिड होता है जो उस वायरस को चारों तरफ से कवर किया रहता है। इस चित्र के द्वारा आपको डिफरेंट टाइप्स के कैप्सोमेयर्स को दिखाया जा रहा है, जो येलो कलर के स्ट्रक्चर्स में दिखाए जा रहे हैं। ये छोटे छोटे येलो कलर के गोल गोल जो फिगर्स दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं को कैप्सोमेयर्स कहा जाता है। तो ढेर सारे कैप्सोमेयर्स मिल करके एक कैप्सिड का फॉर्मेशन करते हैं और ये कैप्सिड उस वायरस के जीनोम को कवर करने का काम करता है और इसलिए ही इसे कैप्सिड कहा जाता है। तो इस तरह से कैप्सिड प्रोटीन का बना हुआ एक कवर होता है जो कि उसके जीनोम को कवर करने का काम करता है और उसके स्मॉलर यूनिट को यानी कैप्सिड के सबसे छोटे स्मॉलर यूनिट को कैप्सोमेयर्स कहा जाता है। यानी ढेर सारे कैप्सोमेयर से मिल करके उस वायरस का कैप्सिड बना होता है और ये कैप्सिड उस वायरस को ऊपर से कवर करने का काम करता है। तो इस तरह से देखा जाए तो कैप्सिड वायरस के ऊपर का पाया जाने वाला एक कवर होता है जो कि प्रोटीन से बना होता है। चलिए, कैप्सिड को जानने के बाद अब जानते हैं न्यूक्लिक एसिड यानी जीनोम के बारे में। दोस्तों, हर एक वायरस में जो उसका न्यूक्लिक एसिड यानी जीनोम होता है वो या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है। यानी हर एक वायरस में या तो डीएनए पाया जाता है या तो आरएनए। लेकिन वायरस के अतिरिक्त जितने भी लिविंग बींग्स, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस धरती पे पाए जाते हैं, उन सभी में डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है। लेकिन वायरस ही एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें न्यूक्लिक एसिड में या तो केवल डीएनए होता है और या तो केवल आरएनए। दोस्तों, यदि उस वायरस के अंदर आरएनए होगा तो ये आरएनए दो प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें से पहला होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस, इंसेफेलाइटिस वायरस, येलो फीवर वायरस और पोलियो वायरस में पाया जाता है। यानी ये आरएनए केवल सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, यानी एक सूत्र के ही यानी एक धागे की नुमा संरचनाओं में इनका फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से जो दूसरे तरह के आरएनए होते हैं वो होते हैं डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और ये कॉमन कोल्ड और टिक फीवर वायरस में पाए जाते हैं। ये आरएनए डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, यानी दो सूत्रों से मिलकर के बने होते हैं। इसी तरह से जो तीसरे प्रकार का जो जीनोम पाया जाता है वो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, जो कि बैक्टीरियोफेज वायरस में पाया जाता है और इसका जो डीएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, यानी केवल एक ही धागे की संरचना में से बना होता है। और जो चौथा होता है वो होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, यानी ये चिकन पॉक्स वायरस, मिजिल वायरस, हर्पिस वायरस और सम प्लांट वायरसेस में पाया जाता है। ये ऐसा डीएनए होता है जो डबल स्ट्रैंडेड होता है, यानी ये डीएनए दो सूत्रों से मिलकर के बना होता है, इसीलिए इसको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कहा जाता है। तो इस तरह से वायरस के अंदर या तो डीएनए होता है या तो आरएनए। यदि आरएनए होगा तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है और यदि डीएनए होगा तो वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है। अब इन जीनोम की स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए इस चित्र को ध्यान से देखिए। इसमें न्यूक्लिक एसिड यानी जीनोम को दिखाया गया है, जो कि रेड कलर में आपको प्रोटीन कैप्सिड के अंदर दिखाया जा रहा है। दोस्तों, ये न्यूक्लिक एसिड यानी जीनोम प्रोटीन कैप्सिड के अंदर होता है और जैसा कि अभी आपको चित्र के माध्यम से दिखाया गया, ये न्यूक्लिक एसिड या जीनोम कैप्सिड के अंदर होता है और ये या तो डीएनए हो सकता है या तो आरएनए हो सकता है। और ये आरएनए या तो सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है, या तो अगर वो डीएनए होगा तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है। तो ये जीनोम जो होता है वो प्रोटीन कैप्सिड के अंदर होता है।
दोस्तों कुछ वायरस में इस कैप्सिड इन्वेलप के ऊपर एक और थर्ड लेयर होती है जिसको वायरल इन्वेलप कहा जाता है। आउटसाइड द कैप्सिड दिस इन्वेलप इज प्रेजेंट इन सम एनिमल्स वायरसेस, यानी कुछ एनिमल वायरस के बॉडी के अंदर कैप्सिड के ऊपर एक और इन्वेलप पाया जाता है और इसी को ही वायरल इन्वेलप कहा जाता है। दिस इज फास्फोलिपिड बाइलेयर इन विच सम प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड, हेंस दिस इज नोन एज लाइपोप्रोटीन इन्वेलप। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वायरल इन्वेलप होता है ये फास्फोलिपिड बाइलेयर यानी फास्फोलिपिड का बना हुआ 2 लेयर का एक संरचना होता है जिसमें कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स धंसे होते हैं और इसीलिए इस इन्वेलप को लाइपोप्रोटीन इन्वेलप कहा जाता है। और ये बहुत कम वायरसेस में ही पाया जाता है, जैसे कि कुछ एनिमल वायरसेस में, और ये कैप्सिड के ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। जैसे कि इस चित्र में आपको कैप्सिड के ऊपर एक और आपको लेयर दिखाई दे रही होगी। इन्हीं लेयर्स को ही वायरल इन्वेलप कहा जाता है जो कि लाइपोप्रोटीन से मिलकर के बनी होती है और ये बाई लेयर यानी 2 लेयर की होती है। दोस्तों वायरस के बारे में इतना कुछ जानने के बाद अब फाइनली जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस के बारे में। दोस्तों अकॉर्डिंग टू होम्स इन 1948 यानी होम्स के अनुसार जो वायरस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से फर्स्ट कैटेगरी होती है जूफैजिनी, दूसरी होती है फाइटोफैजिनी और थर्ड कैटेगरी होती है फैजिनी। तो चलिए इनको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं जूफैजिनी वायरस किसे कहते हैं। दोस्तों ऐसे वायरस जो केवल एनिमल्स के ऊपर ही पाए जाते हैं और एनिमल्स के ऊपर ही ऑब्लिगेट पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं और उनके अंदर किसी न किसी डिजीज़ को फॉर्म करने का काम करते हैं। तो एनिमल्स में डिजीज़ को उत्पन्न करने वाले वायरसेस को ही जूफैजिनी कहा जाता है। इसी तरह से दूसरी कैटेगरी होती है फाइटोफैजिनी। ये ऐसे वायरस होते हैं जो प्लांट्स के वायरस होते हैं, यानी प्लांट्स की बॉडी के अंदर ये डिजीज़ को जनरेट करते हैं। और इसी तरह से तीसरी कैटेगरी होती है फैजिनी, जो कि बैक्टीरिया के वायरस होते हैं, यानी अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया के बॉडी में एंटर करके और बैक्टीरिया को डिकम्पोज करने का काम करते हैं या बैक्टीरिया के अंदर डिजीज़ उत्पन्न करने का काम करते हैं। तो ऐसे वायरस को फैजिनी वायरस कहा जाता है। तो इस तरह से कुल 3 तरह के वायरस होते हैं, जूफैजिनी जो एनिमल्स वायरस होते हैं, फाइटोफैजिनी जो प्लांट वायरसेस होते हैं और थर्ड कैटेगरी है फैजिनी जो कि बैक्टीरिया के वायरस होते हैं। अब चलिए इन तीनों वायरस को कुछ चित्रों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। इस चित्र में दिखाए गए जो दूसरे नंबर का वायरस है जिसका नाम है HIV वायरस और तीसरे नंबर का जो वायरस है वो है इन्फ्लुएंजा वायरस। दोस्तों ये दोनों वायरस यानी HIV वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस ये एनिमल वायरसेस हैं और इनको जूफैजिनी कहा जाता है क्योंकि ये केवल एनिमल्स के बॉडी में ही एंटर करके उनमें डिजीज़ जनरेट करने का काम करते हैं। तो इन दोनों को जूफैजिनी वायरस कहा जाता है। इसी तरह से जो सबसे लास्ट वाला वायरस है जिसको टोबैको मोज़ेक वायरस या TMV वायरस कहा जाता है, ये एक ऐसा वायरस है जो प्लांट के बॉडी में डिजीज़ को जनरेट करने का काम करता है, यानी प्लांट वायरस है और इसीलिए इसको फाइटोफैजिनी कहा जाता है। और जो सबसे पहला वायरस आपको इस चित्र में दिखाया जा रहा है जिसको बैक्टीरियोफेज वायरस कहा जाता है या सिंपली फेज वायरस भी कहते हैं। दोस्तों ये बैक्टीरियोफेज वायरस एक फैजिनी वायरस है, यानी ये वायरस न तो एनिमल में और न ही प्लांट में डिजीज़ जनरेट करने का काम करता है। ये दूसरे बैक्टीरिया पे उसके बॉडी के ऊपर अटैक करके और उसको हार्म पहुंचाने का काम करता है। तो क्योंकि ये बैक्टीरिया का वायरस है और इसीलिए इसे फैजिनी वायरस कहा जाता है। तो इस तरह से इस चित्र में पहला बैक्टीरियोफेज वायरस एक फैजिनी वायरस है जो कि बैक्टीरिया पे अटैक करता है। दूसरा और तीसरा HIV वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस ये जूफैजिनी वायरस हैं, यानी ये एनिमल्स में डिजीज़ जनरेट करने का काम करते हैं। और फोर्थ है TMV वायरस यानी टोबैको मोज़ेक वायरस और ये एक फाइटोफैजिनी वायरस है, यानी ये प्लांट का वायरस है और प्लांट में डिजीज़ जनरेट करने का काम करता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो में वायरस के बारे में जो भी जानकारी दी गई होगी ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।